उत्तर दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सुबह की धुंध अभी छंटी भी नहीं है, पर घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पुलिस की पीली प्लास्टिक की पट्टियां पूरे मकान को घेरे हुए हैं। सड़क पर सन्नाटा नहीं है, वहां सिर्फ दबी हुई फुसफुसाहटें और पुलिस की भारी बूटों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर कोई उस घर के मुख्य दरवाजे की ओर देख रहा है, जो अब एक रहस्य का केंद्र बन चुका है। खिड़कियां बंद हैं, बाहर खड़ी भीड़ के चेहरे पर पसीना है और आंखों में अनजाना डर। कोई भी पुलिस की उस पीली पट्टी को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा। हवा में एक भारीपन है, जैसे समय वहां थम गया हो। पुलिस के अधिकारी अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके हाथों में टॉर्च और दस्ताने हैं। घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां सायरन नहीं बजा रही हैं। वहां एक अजीब सी शांति है, जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी है। बुराड़ी की इन तंग गलियों में आज का सूरज एक ऐसी घटना लेकर आया है जिसे देखकर हर किसी की सांसें अटक गई हैं। पुलिस की टीम उस दरवाजे के करीब पहुंचती है जिसके पीछे 11 लोगों का भविष्य दफन है। गुरचरण सिंह ने भारी कदमों से घर की दहलीज पार की। सीलन भरी हवा उनके चेहरे से टकराई। उन्होंने एक कदम और बढ़ाया और मुख्य हॉल के भीतर प्रवेश किया। उनके सामने का दृश्य देख उनके पैर वहीं जम गए। छत की जाली से नीचे की ओर लटकी हुई रस्सी के फंदे साफ दिखाई दे रहे थे। एक के बाद एक कुल 10 लोग फंदे से लटके हुए थे। वे बिल्कुल स्थिर थे। कमरे की रोशनी कम थी, धूल के कण हवा में तैर रहे थे। गुरचरण सिंह का हाथ कांपते हुए अपनी आंखों पर गया। उन्होंने एक बार फिर देखा। यह कोई भ्रम नहीं था। वे सभी एक साथ एक ही कतार में लटके थे। ये एक पैरों के नीचे की लकड़ी की कुर्सी पलटी हुई पड़ी थी। कमरे में इतनी शांति थी कि फंदों के हिलने की हल्की सी चरचराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। गुरचरण सिंह के गले से कोई आवाज नहीं निकली। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजा पक्का ताकि वे गिर न जाएं। वहां मौजूद दृश्य ने समय की गति को जैसे रोक दिया था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन खो दे। वे बस खड़े रहे। उनकी सांसें तेज थीं और नजरें उन 10 लटके हुए शरीरों पर टिकी थीं। गुरचरण सिंह ने अपनी नजरें उन 10 शरीरों से हटाईं और अगले कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उनके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। उन्होंने उसे धक्का दिया और अंदर देखा। दूसरे कमरे की फर्श पर नारायण देवी मृत पड़ी थीं। वे घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। फर्श पूरी तरह से साफ था। वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, न ही कोई सामान बिखरा हुआ था। सब कुछ अपनी जगह पर व्यवस्थित था। नारायण देवी के पास ही एक पानी का गिलास रखा था जो आधा भरा हुआ था। गुरचरण सिंह ने पास जाकर देखा। उनके चेहरे पर कोई दर्द या घबराहट के लक्षण नहीं थे। कमरा शांत था, इतना शांत कि बाहर की हवा की सरसराहट भी खिड़की के कांच से टकराकर अंदर आ रही थी। यह सब देखकर गुरचरण सिंह का माथा ठनका। 10 लोग फंदे से लटके थे और एक बुजुर्ग महिला फर्श पर ऐसे लेटी थी जैसे वह बस सो रही हो। किसी भी शव पर चोट का कोई निशान नहीं था, न ही कोई प्रतिरोध करने का साक्ष्य मिला। यह घटनाक्रम किसी भी सामान्य आत्महत्या की तार्किक व्याख्या से परे था। घर का वह हिस्सा एक पहेली बन गया था, जहां मौत ने इतनी खामोशी से दस्तक दी थी कि किसी को कान खबर तक नहीं हुई। पुलिस अधिकारी अब कमरे की तलाशी में जुट गए थे। उनके दस्ताने पहने हाथ हर सतह को बारीकी से छू रहे थे। तभी मेज पर रखे 2 रजिस्टर उनकी नजरों में आए। रजिस्टर के पन्ने धूल से ढके थे, लेकिन उन पर लिखी स्याही अभी भी गहरी और स्पष्ट थी। एक अधिकारी ने रजिस्टर खोला तो उसके पन्नों पर फैली लिखावट देख उसकी त्योरियां चढ़ गईं। यह लिखावट ललित भाटिया की थी। पन्नों पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए विस्तृत निर्देश लिखे थे। एक एक निर्देश को पढ़ते हुए अधिकारियों के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। वहां लिखा था कि कैसे शरीर को मुक्त करना है और किस तरह से आत्मा को एक उच्च स्तर पर ले जाना है। इन निर्देशों में उन पट्टियों का भी जिक्र था जो कुछ शवों की आंखों और मुंह पर बंधी मिली थी। मेज पर रखी उन पन्नों की लिखावट ने पूरी घटना को एक अलौकिक मोड़ दे दिया था। यह कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा था।
रजिस्टर के उन शब्दों में एक अजीब सी योजना और दृढ़ विश्वास झलक रहा था। अधिकारी ने रजिस्टर को साक्ष्य बैग में डाला, लेकिन कमरे की हवा अब और भी भारी हो गई थी। ललित की वह लिखावट जो अब तक केवल कागज पर थी, अब पूरे घर के रहस्य को नियंत्रित करती हुई महसूस हो रही थी। 调查组的脚步声在屋子里回荡，但目光扫过客厅，却撞见了一幕令人心寒的对照。就在这间屋子的角落里，还堆叠着没拆封的礼盒，墙上挂着彩带的残余。17号那天प्रियंका की सगाई हुई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हर कोई आने वाली खुशियों की गिनती कर रहा था। मेज पर अभी भी कुछ निमंत्रण पत्र रखे हैं, जिनकी स्याही सूखी भी नहीं थी। रिश्तेदारों ने जब घर के बाहर आकर पुलिस से बात की तो उनके स्वर में गहरा अविश्वास था। वे बार बार दोहरा रहे थे कि परिवार संपन्न था, व्यापार फल फूल रहा था और घर में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। किसी के भी मन में आत्महत्या का विचार तक नहीं आ सकता था। एक तरफ शादी की तैयारियों का उत्साह था तो दूसरी तरफ फर्श पर बिछी लाशों की खामोशी। यह विरोधाभास जांच अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा उलझाव बन गया। क्या एक खुशहाल परिवार अपनी सबसे बड़ी खुशी के दिन ही विनाश की राह चुन सकता है? रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे और आवाजों में एक अजीब सी उलझन। वे सबूतों को नकार रहे थे, जबकि कमरे की दीवारें उस खुशहाली के अंत की गवाह बनी हुई थीं। हर तरफ बिखरी हुई शादी की सामग्रियां अब किसी मजाक जैसी लग रही थीं, जो उस घर की हकीकत को और भी भयानक बना रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम का ध्यान अब घर की बाहरी दीवार की ओर गया। वहां का दृश्य देख अधिकारियों के हाथ थम गए। दीवार से बाहर की तरफ 11 पीवीसी पाइप निकले हुए थे। पाइपों की यह अजीब व्यवस्था घर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। टीम ने तुरंत सीढ़ी मंगवाई और पाइपों का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। हर पाइप का मुहाना हवा की दिशा में खुला था। एक अधिकारी ने पाइप के भीतर झांक कर देखा तो अंदर की बनावट किसी सामान्य ड्रेनेज जैसी नहीं थी। तभी वहां मौजूद एक स्थानीय ठेकेदार को बुलाया गया। उसने कांपते हुए बताया कि ये पाइप विशेष रूप से ललित के कहने पर लगवाए गए थे। उसका दावा था कि ललित ने इसके लिए कड़े निर्देश दिए थे और पाइपों की संख्या तथा उनकी दिशा को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया था। यह सुनकर जांच टीम के सदस्यों के बीच सन्नाटा पसर गया। 11 शव और 11 पाइप, यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। रजिस्टर में लिखे मोक्ष के निर्देशों और इन पाइपों का सीधा संबंध अब साफ नजर आ रहा था। पुलिस अधिकारी ने पाइपों को छूकर देखा। वे दीवार में गहराई तक धंसे हुए थे। हर पाइप उस घर के भीतर छिपे किसी भयावह सच का हिस्सा लग रहा था। ललित ने न केवल घर के अंदर की व्यवस्था को नियंत्रित किया था, बल्कि घर की दीवारों को भी अपने अनुष्ठान का हिस्सा बना लिया था। क्राइम ब्रांच की टीम अब घर के उस मुख्य कमरे में दाखिल हुई, जहां 10 लोग एक साथ लटके हुए थे। कमरे के भीतर का दृश्य रजिस्टर के पन्नों में लिखे निर्देशों का जीवंत प्रमाण बन चुका था। एक अधिकारी ने दस्ताने पहने और शवों के करीब जाकर उनका बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। रजिस्टर में जिस प्रकार की पट्टी बांधने का जिक्र था, ठीक वैसी ही पट्टियां शवों की आंखों और मुंह पर बंधी हुई थीं। यह कोई सामान्य गांठ नहीं थी, बल्कि बड़ी सावधानी से की गई एक अनुष्ठानिक क्रिया थी। पुलिस ने रजिस्टर के पन्ने पलटे, जिसमें मोक्ष और आध्यात्मिक अनुष्ठान के स्पष्ट निर्देश दर्ज थे। शवों के चेहरे पर बंधी पट्टियों का कपड़ा और उन्हें बांधने का तरीका रजिस्टर में बनी रेखा चित्रों से पूरी तरह मेल खा रहा था। किसी भी शव पर संघर्ष के निशान नहीं थे, जैसे वे बिना किसी प्रतिरोध के इस प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हों। कमरे में मौजूद हर अधिकारी का चेहरा सन्न था। रजिस्टर में लिखे शब्द और सामने मौजूद शव अंधविश्वास की उस भयावह पराकाष्ठा को बयां कर रहे थे, जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। ललित के लिखे निर्देशों का एक एक शब्द कमरे में मौजूद मृत शरीरों पर अक्षरशः साकार हो चुका था। यह महज आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी धार्मिक प्रक्रिया थी, जिसने 11 लोगों को एक ही दिशा में धकेल दिया था। जांच टीम ने रजिस्टर को सबूत के तौर पर सील किया, जबकि कमरे की खामोशी उस अनुष्ठान की क्रूरता को और अधिक गहरा कर रही थी।
जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ एक और चौंकाने वाला तथ्य लगा। ललित की मेडिकल रिपोर्ट और पड़ोसियों के बयान स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि एक दुर्घटना के बाद ललित की आवाज चली गई थी। लेकिन कुछ समय पहले परिवार का दावा था कि ललित की आवाज चमत्कारिक रूप से वापस आ गई थी। पुलिस ने जब परिवार के सदस्यों के व्यवहार का विश्लेषण किया तो एक भयावह पैटर्न सामने आया। आवाज के लौटते ही ललित का परिवार पर प्रभाव कई गुना बढ़ गया था। परिवार के हर सदस्य का दिनचर्या से लेकर सोचने का तरीका अब ललित के निर्देशों पर ही टिक गया था। घर की तलाशी के दौरान मिले नोट्स यह साबित कर रहे थे कि ललित ने धीरे धीरे पूरे परिवार को एक मानसिक घेरे में ले लिया था। कोई भी सदस्य ललित के किसी भी शब्द को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। यह सिर्फ धार्मिक झुकाव नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का पूरे परिवार पर पूर्ण मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था। पुलिस अधिकारी ने मेज पर रखे उन पन्नों को गौर से देखा जो ललित के आत्मविश्वास और निर्देश देने की शैली को दर्शा रहे थे। परिवार के भीतर एक ऐसा दबाव बनाया गया था जहां ललित की कही हर बात को ईश्वर का आदेश मान लिया गया। यह त्रासदी किसी बाहरी हमले का परिणाम नहीं थी, बल्कि घर के भीतर ही पनपे उस मानसिक नियंत्रण का नतीजा थी जिसे ललित ने अपनी खोई हुई आवाज के साथ फिर से हासिल कर लिया था। जांच टीम अब यह समझ चुकी थी कि 11 लोगों की जान लेने के पीछे कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की दृढ़ और नियंत्रित मानसिकता थी जिसने पूरे परिवार को अपने साथ इस अंत तक खींच लिया। पुलिस टीम अब घर की उन दीवारों की ओर बढ़ी जहां 11 सवाल लिखे हुए थे। अधिकारी ने टॉर्च की रोशनी उन शब्दों पर डाली। ये सवाल किसी साधारण जिज्ञासा का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया का संकेत दे रहे थे। क्या ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी या फिर किसी गहरी रची गई साजिश का परिणाम? पुलिस ने हर सवाल को बारीकी से पढ़ा। हर शब्द में एक ऐसा दबाव था जो परिवार को एक विशेष दिशा में धकेल रहा था। जांच अधिकारी ने दीवारों को छुआ, चूने के निशान उंगलियों पर लगे। वहां लिखे निर्देश और रजिस्टर की लिखावट का मिलान किया गया। एक अधिकारी ने नोट किया कि ये सवाल किसी अनिश्चितता को नहीं, बल्कि एक निश्चित अंत को दर्शा रहे थे। क्या 11 लोग वास्तव में अपनी मर्जी से इस राह पर थे, या फिर ये सवाल किसी के द्वारा रचे गए उस जाल का हिस्सा थे जिसे परिवार का हर सदस्य सत्य मान चुका था? पुलिस ने दीवारों के पास खड़े होकर घर की बनावट का फिर से निरीक्षण किया। घर के भीतर की वह खामोशी अब सवालों के शोर में बदल चुकी थी। बाहर भीड़ की हलचल धीमी थी, लेकिन कमरे के अंदर का तनाव अपने चरम पर था। पुलिस अब यह तय करने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह महज एक धार्मिक उन्माद था या फिर किसी ने इन 11 सवालों के जरिए परिवार के पूरे अस्तित्व को ही एक सोची समझी साजिश के सांचे में ढाल दिया था। रहस्य अब उन 11 सवालों के घेरे में सिमट कर रह गया था। सूरज की आखिरी किरणें बुराड़ी के उस घर की छत पर सिमट रही हैं। शाम का धुंधलका घर की बाहरी दीवारों पर फैल गया है। पुलिस की टीम साक्ष्यों के बक्सों को बंद कर रही है, लेकिन मेज पर रखे रजिस्टर और दीवारों पर लिखे निर्देश अभी भी वही हैं। उन 11 पाइपों की कतार घर के बाहर की ओर निकली हुई है, जो अब ढलती शाम में एक अजीब और डरावनी आकृति बना रहे हैं। जांच अधिकारी एक आखिरी बार उस कमरे की ओर देखते हैं जहां सब कुछ खत्म हुआ था। वहां अब केवल सन्नाटा है। घर के दरवाजे पुलिस ने सील कर दिए हैं। बाहर भीड़ धीरे धीरे छंट रही है, लेकिन गलियों में फुसफुसाहटें अभी भी जारी हैं। किसी के पास इस बात का ठोस जवाब नहीं है कि एक हंसता खेलता परिवार इस खौफनाक अंत तक कैसे पहुंचा। रजिस्टर के पन्नों में दर्ज निर्देश और ललित के वे दावे सब अब पुलिस की फाइलों में कैद हो चुके हैं। सूरज पूरी तरह ढल चुका है। बुराड़ी का वह घर अब अंधेरे में डूबा है। अपने पीछे 11 पाइपों का वह खौफनाक सन्नाटा और अनगिनत अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। यह केस शायद फाइलों में बंद हो जाए, लेकिन उन पाइपों का रहस्य और उस रात की खामोशी इस इलाके के लोगों के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। घर अब खाली है, लेकिन उसकी दीवारों में कैद वह रहस्य आज भी उन 11 पाइपों के जरिए बाहर के सन्नाटे को ताक रहा है।